और अब्राहम का कार्ड करना है तो हमास से कर ले, बगले में है ना, सबसे पहले तो वही है। ये बेवकूफ बनाने की बात है। और टर्की से और ये इजिप्ट से करेंगे, जॉर्डन से करेंगे, अरब से करेंगे, तो वो तो पहले ही से उनके कार्ड में शामिल है। वो तो कबड्डी, जो हम बार बार बोलते हैं ना कि कबड्डी का खेल खेल रहे हैं ये लोग। आज मैंने पहले भी कई बार कहा था कि यूक्रेन के युद्ध से फिलिस्तीन के युद्ध को जरूर जोड़िए, क्योंकि ये पूरी तिगड़ी की लड़ाई है। तिगड़ी की लड़ाई है, और इस तिगड़ी की लड़ाई में जब तक कि यूक्रेन और रूस का फैसला नहीं होगा तब तक हमास और इजराइल का फैसला नहीं हो सकता। तो हमास जो है वो प्रतिशोध की आग में जले हुए लोगों का एक समूह है, वो एक सेना नहीं है। वहां हर आदमी के सीने में 200 डिग्री का टेम्परेचर जल रहा है। उसका खून अपने सामान्य जीवन से अधिक गर्म होकर बह रहा है। उसके खून की गर्मी उसके दिमाग को हिला दे रही है। उसे तनख्वाह नहीं चाहिए, उसे खाना भी नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। वो अपने को मार देने के लिए जिंदगी, जितना इजराइल के लोगों को जिंदगी प्यारी है, हमास और फिलिस्तीन के लोगों को मौत उतनी ही प्यारी है। कल की मीटिंग में अमेरिका के ट्रंप और रूस पुतिन दोनों क्या तय करते हैं, उस पर इजिप्ट के अंदर जो गजा और इजराइल की बैठक हो रही है, इन दोनों का कनेक्शन बहुत करीब का है। और उधर का जो फैसला होगा वो फैसला इधर के फैसले को प्रभावित करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल साहब। और वाकई एक तफसील से और बहुत ही जो सुनने वाले हैं वो मुतमईन हो गए होंगे कि एक बहुत ही वदाहत के साथ चीजें सामने आ गई हैं। लेकिन जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, अभी फदील साहब हमारे सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, नेशनल और इंटरनेशनल जो पॉलिटिकल सूरत हाल है उस पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं, और मिडिल ईस्ट पे पिछले कई महीनों से लगातार जो है इस पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ कि वो बहुत ही बेहतर अंदाज में चीजों को पेश करते हैं। और यहाँ पे देखिए जयदीप सिंह साहब ने कहा, और यही मैं सवाल चाहता हूँ कि यहाँ से शुरू करूँ, कि यहाँ पे उन्होंने हारेत से के हवाले से कहा कि इजराइल 7 अक्टूबर के बाद से 7 देशों से अब्राहम अकॉर्ड समझौता करने पर जोर दे रहा है। सऊदी, मिस्र, जॉर्डन, कतर, कुवैत, सीरिया, लेबनान, इन सब को उसमें शामिल कर रहा है। मतलब ये कहीं ग्रेटर इजराइल की बात, कहीं अब्राहम अकॉर्ड की बात, कहीं गाजा पे कब्जा करने की बात, और हाथ में कुछ नहीं नजर आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि नेतन्याहू के हाथ में कुछ भी नहीं है, वो खाली हाथ है। और वो जैसे एक डब्बा नहीं होता खाली, वो उसको भड़बड़ाया जाता है कि शायद जो है, लेकिन कब तक खाली डिब्बा फजील साहब बड़बड़ाया जाएगा? क्या लग रहा है आपको कि ये सब बातें जो हैं वो अब काबिल कबूल हो पाएंगी? क्या उसे कोई कबूल कर पाएगा? अभी आप देखिए डिसआर्म की बात हिजबुल्लाह की, तो क्या हिजबुल्लाह ने डिसआर्म कर दिया या वो कर देगा? उसने मना कर दिया कि हथियार हम नहीं रखेंगे। फिर आप देखिए, एक सब छोड़ दीजिए, हमास हमास ने कहा कि हम मर जाएंगे, हम यहाँ खत्म हो जाएंगे, लेकिन हम डिसआर्म नहीं होंगे और आपके बुनियाद पे हम समझौता नहीं करेंगे। तो इन चीजों को फजील साहब कैसे देखते हैं, जो बार बार बयान नए नए आते हैं फजील साहब? और कोई अपडेट हो तो वो भी आप दे दीजिएगा पहले, फिर उसके बाद। मुमताज भाई, अब इन सब चीजों से बहुत ऊपर दुनिया जा चुकी है। अब्राहम अकॉर्ड ये सब पुरानी कुल्फी है। इन सब चीजों से अब जो जमाना नए दौर में चल गया है वो नहीं चलेगी। अब अभी पसंद नापसंद की चीज होती है, पुराना माल नया डिब्बा, ये सब धोखा देने की बात है। और अब्राहम अकॉर्ड करना है तो हमास से कर ले, बगले में है ना, सबसे पहले तो वही है। ये बेवकूफ बनाने की बात है। और टर्की से और ये इजिप्ट से करेंगे, जॉर्डन से करेंगे, अरब से करेंगे, तो वो तो पहले ही से उनके अकार्ड में शामिल है। वो तो कबड्डी, जो हम बार बार बोलते हैं ना कि कबड्डी का खेल खेल रहे हैं ये लोग, तो वो कबड्डी मिली जुली कबड्डी है। फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग जो बोलते हैं ना, वो मैच फिक्सिंग है। बड़ी तकलीफ में है ये जॉर्डन, अरब के, मिस्र के लोग, इजिप्ट के लोग, कि हमास बढ़ता ही जा रहा है, हमास बढ़ता ही जा रहा है। ये तो इस इंतजार में बैठे हैं कि कब हमास खत्म होगा। इनको बेहद तकलीफ है कि हमारा ऐशो आराम अगर कोई छीनेगा तो हमास से ही छीनेगा।
और इस बात की जो तकलीफ इनको आ रही है ना, वो अपने जहन से पैदा की हुई तकलीफ है। अरे भाई, हमास का गुस्सा है तो तुम फिलिस्तीन की मदद करो, फिलिस्तीन पे क्यों नहीं बात करते? और फिर इसको आप अपना मुद्दा क्यों नहीं मानते? जब आप फिलिस्तीन को, तो हमास अपनी जिंदगी कुर्बान कर रहा है। फिलिस्तीन और हमास में फर्क क्या है? हम फिलिस्तीन के लोग ही तो हमास में हैं। जिसका एक भाई मर गया, दूसरा भाई जाके खड़ा हो गया। जिसके 2 बेटे मर गए, तो बाप कह रहा है कि हमसे कुछ नहीं कर सकते, तो मैगजीनें लोड करवा लो हमसे, लेकिन हमको ले लो हमास में। ऐसे जाबाजी को और ऐसे रिएक्शन फोर्स में, देखिए, एक होती है, एक सोल्जर्स की टीम होती है जिसको सेना बनाई जाती है, एक रिएक्शनरी सेना अपने आप तैयार हो जाती है जिसे हम नक्सलाइट और आतंकवादी बोलते हैं। इसमें लोग शौक से नहीं जाते, इसमें लोग मजबूरी से जाते हैं। प्रतिशोध की आग जब जलती है ना, तो अपनी जिंदगी को जल्दी खत्म करने के लिए वो ऐसे रास्तों का चुनाव करता है। अब प्रतिशोध क्या होता है? प्रतिशोध वो होता है जब आपके अपने आंख के सामने अगर किसी आपके अपने मारे जाते हैं, और जानबूझ करके जो जो अल्लाह ने जो हमारे ऊपर तकलीफें नाजिल नहीं की, उसको भी आप तकलीफ हमको बना के दे रहे हैं। आप इसलिए हमको मार रहे हैं कि हम मिस्कीन हैं, इसलिए हमको मार रहे हैं कि आपको पता है कि इनके पास कोई हथियार नहीं है, इसलिए हमको मार रहे हैं कि उनको पता है कि इनके पास जॉर्डन की ताकत नहीं है, इनके पास टर्की की ताकत नहीं, इनके पास अरब की ताकत नहीं है। यदि इनको पता होता कि इनके पास ताकत अरब की है, जॉर्डन की, मिस्र, इजिप्ट की है, तो 100 बार मारने में सोचते। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, घुस करके लोग कहीं मार दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि पुलिस काम नहीं करेगी। यही बहन जी की उत्तर प्रदेश में सरकार होती थी, ये लोग चे नहीं करते थे। फर्क पड़ता है ना इन सब चीजों का। तो हमास जो है वो प्रतिशोध की आग में जले हुए लोगों का एक समूह है, वो एक सेना नहीं है। वहां हर आदमी के सीने में 200 डिग्री का टेम्परेचर जल रहा है, उसका खून अपने सामान्य जीवन से अधिक गर्म होकर बह रहा है। उसके खून की गर्मी उसके दिमाग को हिला दे रही है। उसे तनख्वाह नहीं चाहिए, उसे खाना भी नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, वो अपने को मार देने के लिए जिंदगी, जितना इजराइल के लोगों को जिंदगी प्यारी है, हमास और फिलिस्तीन के लोगों को मौत उतनी ही प्यारी। अब जी के जो जिसको मालूम है कि अब जिंदगी में रखा क्या है, वो लोग प्रतिशोध की आग में जो जलता है ना, वो अपना अंजाम से बेपरवाह होता है। उसको तो पता है कि हमारा अंजाम क्या है। अगर उसको पता होता है कि हमारा अंजाम बहुत ब्राइट है, तो कभी ना रिएक्शन करता, वो कभी अपने काम में लगा रहता। लेकिन हमास में तो पूरे फिलिस्तीन का जो हाल है, मैं तो कई बार कह चुका हूं कि जो आज खबरें पढ़ रहे हैं बैठ के अखबारों में, कल के अखबार में उनकी भी खबर छप सकती है कि वो भी मारे गए। ऐसे हालात में जहां 23-24 लाख फिलिस्तीनी हैं, उसमें 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख सेना को भर्ती कर लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि प्रतिशोध की आग सबके सीने में जल रही है। जरूरत है उसे सिर्फ उस चिंगारी को अपने जंगल में लगा देने की। आज मैंने पहले भी कई बार कहा था कि यूक्रेन के युद्ध से फिलिस्तीन के युद्ध को जरूर जोड़िए, क्योंकि ये पूरी तिगड़ी की लड़ाई है, तिगड़ी की लड़ाई है। और उस तिगड़ी की लड़ाई में जब तक कि यूक्रेन और रूस का फैसला नहीं होगा, तब तक हमास और इजराइल का फैसला नहीं हो सकता। ये लड़ाई दोनों मिलकर लड़ रहे। कभी भी अगर इसको कोई कहे कि हम हमास से डील कर लेंगे, वो डील तो होगी, सीज फायर भी होगा, लेकिन सक्सेस नहीं होगी। जब तक सक्सेस नहीं होगी, जब तक यूक्रेन और रूस का मामला सॉल्व नहीं हो जाता। इसीलिए ये बात ट्रंप को पता है, और नहीं है तो शायद हम लोग का चैनल देख लिए होंगे। अब अलास्का में आज मीटिंग हो रही है, या कल शायद हो रही है। उन्हें पता है कि रूस और अमेरिका के बीच में एक छोटा सा टापू है अलास्का, जो कभी रूस का हुआ करता था, तो रूस ने बेच दिया था उसको। बाद में वहां गैस और तेल दोनों निकल गया। इसको लेकर के रूस हमेशा चाहता है कि अलास्का को हम वापस पाले, और अमेरिका और रूस के बीच में एक अलास्का छोटा सा टापू है, वहां पे दोनों मिल रहे हैं। और यही मैं कहता हूं ना कि रूस भी बमबारी करने पर तैयार है। जब से हम लोगों ने जिक्र शुरू किया है अलास्का का कि वहां से वो मार सकता है और उसकी दूरी बहुत कम है, और अमेरिका जो है, उसके बाद से इसका बाकायदा जिक्र किया जाने लगा, और वो पूरा जो है एक मीडिया में वो चीजें नजर आने लगी। जी,
ये तो बहुत, देखिए हम लोग मेजर जनरल साहब के सानिध्य में बैठते हैं तो बहुत सी चीज तो इनके बोलने से थोड़ा एनर्जी आ जाती है हम लोग को भी। तो पहले तो हम लोग बहुत पहले बीच में आर्मी आर्मी की बात सब भूल गए थे, शुद्ध रूप से राजनीति करने लगे थे। लेकिन अब जनरल मेजर जनरल साहब के सानिध्य में बैठते हैं तो थोड़ा सा हम भी अपने आप को गौरवान्वित और थोड़ा मेजर वाला रुतबा आ जाता है हमारे अंदर भी। थोड़ा सा इनकी जो चीजें हैं, अभी तो रिटायर हो गए, तो अब वो चीज तो इनका अनुभव तो हम लोग भी ले सकते हैं ना। तो इनके बैठने से थोड़ा हम लोग भी चीजों को स्टडी करते हैं। ये जो बात बोलते हैं मेजर साहब, जनरल साहब, हम लोग अगले दिन उसके बारे में पढ़ते भी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुन के चले जाते हैं। तो इसीलिए तो आपका चैनल हम कभी छोड़ते नहीं है कि बहुत कुछ हमको सीखने को मिलता है। कभी हम लोग भी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये सब करना पड़ेगा, इसीलिए मेजर साहब की बात ज्यादा सुनते हैं। तो अलास्का जो है, अलास्का, रूस अगर मिसाइल मारना शुरू कर देना मुमताज भाई अमेरिका पर, 400 किलोमीटर की मिसाइल जाएगा तो बेपच हो जाएगी। बहुत दूर नहीं है, 200-250 किलोमीटर है बस। रूस से अलास्का, अलास्का अमेरिका का ही स्टेट है, तो अलास्का और कैलिफोर्निया बहुत दूर नहीं है। तो ये बात जो है ट्रंप को समझ में आ गई, या तो आपका चैनल देख लिए होंगे या उनको खबर मिल गई होगी कि भैया रूस बहुत बगले में है। मत सोचो कि पूरा यूरोप और यूके घूम के आना पड़ेगा। वो बाएं घूमेंगे तो तुरंत पहुंच जाएंगे, दाहिने घूमेंगे तो कई दिन लग जाएगा। तो ये है पृथ्वी का है। तो ये जो है अब वहां पे ट्रंप जो है बड़े बेमन से गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि पुतिन कहेंगे कि पूरा यूक्रेन हमको दे दो, अब बचा क्या है उसमें, और जेलेंस्की को अपने साथ ले जाओ। ये पता है ट्रंप को कि रूस से बात करने का मतलब नंगे तार को छूना। अगर नहीं डील फाइनल हुई तो आग और भड़क जाएगी, यानी रूस और भड़क जाएगा, और ज्यादा युद्ध और तेज हो जाएगा। और अब नेटो कंट्री के अंदर इतनी बगावत हो चुकी है कि कोई अब तैयार नहीं अपनी इकोनॉमी को क्रश करने के लिए यूक्रेन के पीछे। अमेरिका ने सबको लगा दिया काम पर, और उल्टा युद्ध में बर्बादी करने के बाद नेटो कंट्रियों से अमेरिका ने कहा कि अपने जीडीपी का 5% हमको दो। अब बोलिए, अभी वो ½ शायद देते हैं या नहीं देते हैं। पूरा बर्बाद करने के बाद, यूक्रेन के पीछे पूरा नेटो कंट्रियों को बर्बाद कर लेने के बाद, अब वो नेटो कंट्रियों से कह रहे हैं कि हमको अपनी जीडीपी का 5% दो। इस बात को लेकर के 2-3 बातें उन्होंने ऐसी कर दी। जीतते थे उन्होंने सबसे पहले कहा कि पनामा को जो है मिला दो हमारे में। उसके बाद सारे नेटो कंट्रियों से कहा कि तुम सब अमेरिका बन जाओ और अपना अपना स्टेट संभालो। हम तो स्टेट है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, उसी में तुम भी जुड़ जाओ, फेडरल स्टेट बन जाओ। तो ये बात को लेकर के बहुत नाराजगी। और तीसरी सबसे बड़ी नाराजगी कि पिछले 2.5-3 साल से 4 साल हो गया करीब करीब यूक्रेन में फंसा करके, अगर नेटो कंट्री यूक्रेन के साथ नहीं होती मुमताज भाई, तो रूस के लिए 3 दिन काफी था यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए। लेकिन पूरी नेटो कंट्री लड़ रही है, अपनी ताकत से लड़ रही है, सबका गोला बारूद खत्म हो गया, सबकी सैन्य शक्ति कमजोर पड़ गई, इकोनॉमी क्रैश कर रही है सबकी। पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी इस यूक्रेन युद्ध ने खत्म कर दी। अब जब सब कुछ लुटा दिया, अब अमेरिका कह रहा है कि 5% अपने जीडीपी का दो हमको। तीसरी सबसे बड़ी बात की जेलेंस्की को बुला करके ऐसी बेइज्जती किया अपने व्हाइट हाउस के अंदर, दुनिया ने उसका तमाशा देखा। ये आज अगर जेलेंस्की साथ हो रहा है, कल फ्रांस के साथ भी हो सकता है। फ्रांस ने नाइजर देश में फ्रांस का रूल था, वहां से चुपचाप वहां फ्रांस को हटना पड़ा। अमेरिका ने कोई मदद नहीं की फ्रांस की, और वहां रूस आ गया। नाइजर, अफ्रीका के नाइजर में 3 कंट्रियों के अंदर रूस ने अपनी सेना भेज दी और फ्रांस को वहां से जाना पड़ा। धीरे धीरे पूरे पश्चिमी देश पूरे अफ्रीका से जा रहे हैं धीरे धीरे करके। इस बात का सबको तकलीफ है कि अमेरिका तो एक बार नाम भी नहीं लेता है किसी का कि हम फ्रांस की मदद करेंगे कि नहीं करेंगे। नाइजर आजाद हो गया और कितने कंट्री आजाद हो गए, 40-45 कंट्री, सब अपना एक समूह बना करके इब्राहिम ट्रोरे को अपना लीडर बना करके पूरे अफ्रीका का उसको लीडर बनाना चाहते। और ये बड़ा बदलाव पूरे पश्चिमी देश को गरीब बना देगा। उधर डॉलर का रेट खत्म, ब्रिक्स आने से डॉलर टूट रहा है, और अफ्रीका के देशों से बाहर जाने से पूरे पश्चिमी देश की इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी। ना तो उनके पास डायमंड बचेगा, ना गोल्ड बचेगा, ना कोई करेंसी नहीं होगी। अब उनके पास बचेगा क्या?
और वो ट्रेड करने के अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। और ट्रेड क्या करेंगे? किसी की आबादी 5 करोड़ है, किसी की 10 करोड़ है, किसी की 7 करोड़ है, किसी की आबादी अमेरिका की 25 करोड़ है, किसी की आबादी 5-7, कनाडा जैसा देश जहां 4-5 करोड़ आबादी है, उसके कंज्यूमर कहां है? भारत में कंज्यूमर है। चाइना ने अपना खुद एक मार्केट बना लिया, वो तो दुनिया को भेज रहा है। तो अब उनके पास कंज्यूमर कहां है? उनके सामानों को कंज्यूम करने वाले लोग कहां है? उनका सामान इतना महंगा है कि एशिया में तो बिक ही नहीं सकता, वो यूरोप के लोग ही खरीद पाते हैं उसको। ये सारी जो परिस्थितियां दुनिया के अंदर बन रही हैं, कल की मीटिंग में अमेरिका के ट्रंप और रूस पुतिन दोनों क्या तय करते हैं, उस पर इजिप्ट के अंदर जो गजा और इजराइल की बैठक हो रही है, इन दोनों का कनेक्शन बहुत करीब का है। और उधर का जो फैसला होगा, वो फैसला इधर के फैसले को प्रभावित करेगा। जब शांति होगी, जब दोनों तरफ शांति होगी, अगर दोनों तरफ शांति नहीं होगी तो कभी भी शांति नहीं होगी। और ईरान ने कह दिया कि मैं इजराइल को कब्रिस्तान बना दूंगा, एक धमकी दे दी है कि अगर तुम डील कर लो पुतिन के साथ, नहीं तो तुम्हारा इजराइल गायब। तो ये बात तो मान लीजिए कि कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डिसीजन इनके दोनों के बीच में होगा, तभी जाकर के गजा पर कोई फाइनल बात होगी। इसी दोनों का टाइमिंग सेम है। जी मुमताज भाई।